प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज BSc पार्ट 3 मैथ्स के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक उपवलय और उप क्षेत्र के बारे में आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले विद्यार्थियों हमने वलय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। उससे संबंधित प्रमेयों और उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया हुआ है। सर्वप्रथम उपवलय की परिभाषा मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, उप शब्द उप समूह के रूप में भी आपके सामने पूर्व में लगा हुआ है। जिस तरीके से हमने उप समूह की परिभाषा आपके लिए परिभाषित की थी, अगर थोड़ा हम उसी को रिकॉल करें तो समूह के स्थान पर यहाँ पर वलय शब्द काम में आएगा। कोई वलय है हमारे पास में R+. इस R का कोई अरिक्त उप समुच्चय हम कैपिटल S लेते हैं। S R का कोई अरिक्त उप समुच्चय, यदि S R की संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा स्वयं भी अर्थात S भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय होता है, तो ऐसे उप समुच्चय को हम एक उपवलय के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक वलय के दो प्रकार के उपवलय होते हैं। पहला होता है विषम या तुच्छ उपवलय और दूसरा होता है उचित उपवलय। विषम या तुच्छ उपवलय के अंदर जो उप समुच्चय होता है या तो वो स्वयं होता है या तत्समक 0 उसमें आता है। इन दो के अतिरिक्त जितने भी अन्य उपवलय होते हैं उनको हम उचित उपवलय के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके पास में ले रहा हूँ। एक वलय है Z+. परमेय संख्याओं का एक अन्य वलय है Q+. इसका ये एक उपवलय होता है। आप Z+. में ऊपर जो हमने आपको परिभाषा दी है उसको सहज भाव से संतुष्ट करवा सकते हैं। एक अन्य उदाहरण और आपके सामने यहाँ पर स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें समुच्चय S को हमने 0, 2, 4, 6 के रूप में दर्शा रखा है और एक वलय Z10 मॉडुलो योग मापांक 10 और गुणन मॉडुलो 10 का एक उपवलय होता है। अगर हम S के लिए ये टेबल बनाएंगे योग मॉडुलो 10 का और गुणन मॉडुलो 10 का, तो आपके लिए ऊपर दी गई उपवलय की जो परिभाषा है वो यहाँ पर संतुष्ट प्रतीत होगी।
एक प्रमेय मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ। प्रमेय कुछ इस प्रकार से है, किसी वलय R के एक अरिक्त उपसमुच्चय S के लिए R का उपवलय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है A belongs to S, B belongs to S, ये इम्प्लाइज करेगा A माइनस B belongs to S और A B belongs to S। विद्यार्थियों, यहाँ पर आवश्यक और पर्याप्त भाग प्रमेय के अंदर आपको दर्शा रखा है। प्रमाण में सबसे सर्वप्रथम हम आवश्यक भाग को लेंगे और उसके बाद में पर्याप्त भाग को लेंगे। मेरे विचार से अब आपको उपवलय हो चाहे उप क्षेत्र हो, आगे अन्य कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। उप शब्द जो लग रहा है तो उप समूह से जितनी भी संबंधित प्रमेय थी उसी तरीके से वहाँ पर समूह परिभाषा संतुष्ट होती थी, यहाँ पर वलय की परिभाषा संतुष्ट होगी। तो सर्वप्रथम हम आवश्यक भाग को ले रहे हैं और आवश्यक भाग में माना S वलय R का एक उपवलय है और AB बिलोंग्स टू S जब होता है, मतलब सर्वप्रथम हमने S को R का उपवलय ले लिया है। अब हमको जो नीचे प्रतिबंध दिया हुआ है उसको संतुष्ट करेंगे, तो वो ये हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमने S के दो अवयव ले लिए, A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S। ये इम्प्लाइज करके देगा कि A बिलोंग्स टू S और माइनस B बिलोंग्स टू S। क्यों कि S को हमने R का उपवलय कहा है और उपवलय कहने का मतलब है S के अंदर योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव उसमें मौजूद होगा और ये इम्प्लाइज करेगा A प्लस माइनस B बराबर A माइनस B बिलोंग्स टू S। थोड़ा आगे की तरफ चले हम, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, ये इम्प्लाइज करेगा A B बिलोंग्स टू S। क्यों कि S जो है वो डॉट संक्रिया के लिए संवृत है। तो आपने देखा जैसे ही हमने S को R का उपवलय माना तो सहज भाव से हमारे पास में जो कंडीशन प्रतिबंध जो दिया हुआ है उसको हमने प्रमाणित कर दिया, क्योंकि उपवलय की जो परिभाषा है उसमें हमने स्पष्ट किया है कि जो उपसमुच्चय S है वो R की संक्रियाओं के लिए, R में संक्रिया आपके पास में प्लस और डॉट है, इन दोनों के लिए एक वलय होना चाहिए और वलय होने के लिए S प्लस अबेलियन होना चाहिए, S डॉट सेमी समूह होना चाहिए और बंटन गुणधर्म यहाँ पर संतुष्ट होना चाहिए। और उन सिद्धांतों को अपनाते हुए ये है हमने सारा लिखा है। अब पर्याप्त प्रतिबंध की तरफ हम चलते हैं। माना S वलय R का एक उपसमुच्चय जो दिए गए प्रतिबंध, अब यहाँ पर देखिए हम उपवलय सिद्ध करेंगे, वहाँ पर हमने उपवलय लिया था और प्रतिबंध सिद्ध किया था। यहाँ पर S को हमने वलय R का उपसमुच्चय लिया है और साथ में हम जो प्रतिबंध है उसको और ले रहे हैं। उपसमुच्चय जो है वो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है तो वह एक उपवलय हो जाता है। तो चूंकि S अरिक्त है और S अरिक्त है तो S में कोई न कोई अवयव जरूर होगा। तो हमने माना कि A बिलोंग्स टू S और A बिलोंग्स टू S,
तो प्रतिबंध के अनुसार ये इम्प्लाइज करेगा कि a माइनस ए बराबर 0 बिलोंग्स टू एस, और जो 0 होता है वो योग संक्रिया का तत्समक होता है, अर्थात एस में शून्य अवयव मौजूद है। बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा आगे की तरफ चलें। पुनः 0 बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस, पुनः प्रतिबंध को अप्लाई करते हैं तो 0 माइनस ए बराबर माइनस ए बिलोंग्स टू एस, अर्थात एस के प्रत्येक अवयव का जो योज्य प्रतिलोम है वो भी मौजूद है। अब जब योज्य प्रतिलोम मौजूद हो गया तो a बिलोंग्स टू एस, b बिलोंग्स टू एस, ये इम्प्लाइज करेगा a बिलोंग्स टू एस माइनस b बिलोंग्स टू एस, और ये इम्प्लाइज करेगा दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी बिलोंग्स टू एस, अतः s प्लस के लिए संवृत है। विद्यार्थियों, एस आर का उपसमुच्चय है और एस प्लस संक्रिया के लिए संवृत भी हो रहा है, तो साचर्यता और क्रम विनिमय गुणधर्म एस में अपने आप ही सत्य हो जाएगा। एस के लिए योग संक्रिया के लिए संवृत नियम, साचर्य नियम, तत्समक नियम, प्रतिलोम नियम और क्रम विनिमय नियम अर्थात पांचों नियम संतुष्ट हो रहे हैं, तो एस योग संक्रिया के लिए एक अबेली समूह हो जाएगा। दिए गए प्रतिबंध के अनुसार एस गुणा के लिए संवृत दिया हुआ है, अर्थात ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज कर रहा है ए बी बिलोंग्स टू एस। जब ये गुणन संक्रिया के लिए संवृत है तो साचर्य भी होगा, अर्थात एस डॉट के लिए एक सेमी समूह होगा। फलतः एस के लिए तीन अवयवों के लिए डॉट और योग के लिए बंटन नियम भी संतुष्ट हो जाएगा। अब एस के लिए आप देखिए, एस प्लस आपका अबेलिन हो गया, एस डॉट जो है वो सेमी समूह हो गया और बंटन गुणधर्म भी वहाँ पर संतुष्ट हो रहा है, तो एस जो है वो आर का एक उपवलय हो जाएगा। ये ही इस प्रमेय का पर्याप्त भाग है जो हमने आपको प्रमाणित किया। एक बड़ी सामान्य सी प्रमेय यहाँ पर और भी मैं जो दे रहा हूँ, दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। इसको आप स्वयं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सहज भाव से उपवलय की परिभाषा को यहाँ पर अप्लाई करना है। ये तो उपवलय की परिभाषा, उपवलय से संबंधित कुछ उदाहरण और प्रमेयों से मैंने आपको परिचित करवाया है। अब मैं आपको बिल्कुल उपवलय के बारे में जैसे हमने अध्ययन किया वैसे ही उपक्षेत्र के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। इसमें मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बहुत संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमको जो क्षेत्र की परिभाषा है वो हमको आनी चाहिए। तो क्षेत्र की परिभाषा के लिए किसी भी एफ प्लस डॉट बीजीय संरचना को एक क्षेत्र कहा जाता है। यदि एफ प्लस अबेलियन होता है, दूसरा एस डॉट अबेलियन होता है और तीसरा बंटन गुणधर्म संतुष्ट होता है, ये अपने पास में क्षेत्र की परिभाषा है। अब उपक्षेत्र की जब बात आएगी तो हम
एफ जो दिया हुआ है आपको, उसका एक उपसमुच्चय यहाँ पर लेंगे। और कैसा उपसमुच्चय लेंगे? अरिक्त उपसमुच्चय लेंगे। उस एफ के अरिक्त उपसमुच्चय को हम कैपिटल F1 से व्यक्त करते हैं। तो किसी क्षेत्र F प्लस डॉट का अरिक्त समुच्चय कैपिटल F1 को हम F का उपक्षेत्र कहते हैं। यदि F1 F की संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए एक क्षेत्र, ऊपर उपवलय में वो स्वयं भी प्रेरित संक्रियाओं के लिए एक वलय हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्षेत्र हो रहा है। वहाँ पर उसने वलय के गुणधर्मों को संतुष्ट किया, यहाँ पर वो क्षेत्र के गुणधर्मों को संतुष्ट करेगा। ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सहज सा उदाहरण, परमेय संख्याओं का जो क्षेत्र होता है क्यूब प्लस डॉट, ये वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र r प्लस डॉट का एक उप क्षेत्र होता है। और r प्लस डॉट जो होता है ये सम्मिश्र संख्याओं अर्थात c प्लस डॉट का एक उप क्षेत्र होता है। जैसे हमने उपवलय के लिए एक प्रमेय को प्रमाणित किया था, उसी तरीके से उप क्षेत्र के लिए भी हमको एक प्रमेय प्रमाणित करनी पड़ेगी। प्रमेय को स्लाइड में आपके पास में दर्शाया गया है। किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त उप समुच्चय S के लिए F का एक उप क्षेत्र S के लिए F का एक उप क्षेत्र होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। वो कुछ इस तरीके से है, A belongs to S, B belongs to S, ये इम्प्लाइज करेगा बालको A माइनस B belongs to S। और दूसरी जो शर्त है A belongs to S, B not equal to 0 belongs to S, ये इम्प्लाइज करेगा A B इनवर्स belongs to S। देखिए क्षेत्र के लिए द्वितीय जो शर्त है वो परिवर्तित हो गई। बहुत स्पष्ट है द्वितीय शर्त परिवर्तन होने के पीछे, क्योंकि वलय में क्या था कि S डॉट जो है वो सेमी समूह होता था और सेमी समूह में केवल संवृत और साहचर्यता मिलती थी। अब यहाँ पर S डॉट जो है वो अबेलियन होगा और अबेलियन के लिए संवृत, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय पांचों नियमों का संतुष्ट होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर अशून्य B को हमने लिया है। प्रमाण यहाँ पर बड़े सहज भाव से आपके पास में दर्शाया गया है। आप बड़ी सहजता से इसको समझ जाओगे। इसमें ज़्यादा अपन समय नहीं लगाएं, आप इसको देख लीजिए 2 मिनट। कहीं पर कोई परेशानी आपको महसूस हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, या तो फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। जिस माध्यम से आपका क्वेश्चन मेरे पास में आएगा उसी माध्यम से आपके प्रश्न, आपकी समस्या का समाधान करने की मैं पूर्णतया कोशिश करूँगा। प्रमेय में हमको कुछ भी नहीं करना है। आवश्यक और पर्याप्त 2 चीज़ें दी हुई है। सर्वप्रथम हम आवश्यक को लेंगे, क्षेत्र S का जो उपसमुच्चय है कैपिटल S उसको उपक्षेत्र मानेंगे और प्रतिबंध को संतुष्ट करवा देंगे। चूंकि S एक उपक्षेत्र है तो उपक्षेत्र होगा तो ये उपवलय जरूर होगा, और उपवलय होगा
तो ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज कर देगा ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, जैसा अभी अपन ने उप प्रमेय में किया है। चूंकि एस एक उपक्षेत्र है तो एस माइनस जीरो एक गुणानात्मक क्रम विनिमय समूह है। बिल्कुल सही है, इसीलिए बी नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एस होगा, क्योंकि बी जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो वह एस का अवयव होगा। इसका मतलब है कि बी इनवर्स एफ का अवयव होगा। ए बिलोंग्स टू एस, बी नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एस, ये इम्प्लाइज करेगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस। क्यों कि एस जो है वो गुणन संक्रिया के लिए अबेलियन है, और एस अगर गुणन संक्रिया के लिए अबेलियन होगा तो प्रत्येक बी बिलोंग्स टू एस का, प्रत्येक बी नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एस का गुणानात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए विद्यार्थियों, गुणन संक्रिया का जो तत्समक होता है वो एक होता है। अपन ने मान लीजिए कोई अवयव ले लिया दो, अब हम आपसे पूछते हैं दो का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। मतलब दो को किससे गुणा करें कि एक आए। आप कहोगे 1/2 से। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1। अब 2 के स्थान पर हमने ले लिया बी, तो हम आपसे पूछते हैं कि साहब बी का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। आप कहोगे बी की पावर माइनस 1। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, तो ये प्रतिबंध आपका आवश्यक हो गया। अब पर्याप्त के लिए हम क्षेत्र एफ का एस को एक उपक्षेत्र लेंगे और साथ में प्रतिबंध को भी यहीं रखेंगे इसके साथ में, और प्रूफ करके देंगे कि एस एक उपक्षेत्र होगा, जिसको मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है। आप बड़े सहज भाव से समझ जाओगे। फलतः एस जो है एफ प्लस डॉट के लिए एक उपक्षेत्र हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे, नई बात नहीं है, वो ही पुरानी बात है। जिस समाकारिता को हमने समूहों के अंदर पढ़ा था, अब समूह से आगे हमने वलय और क्षेत्र का अध्ययन कर लिया, तो स्वाभाविक है कि वो समाकारिता वलय और क्षेत्र में भी आपको परेशान करेगी। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, कतई परेशान मत होइए। जब हमने समूह को आपको प्रारंभ किया था, एक ही बात आपसे कही थी विद्यार्थियों, यहाँ पर जो समूह के 5 नियम हैं, संक्रियाएं बदलती रहेंगी, लेकिन ये यथावत आपके साथ में चलते रहेंगे अंतिम अध्याय तक। तो संवृत, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम, ये 5 नियम आपके पास में यथावत चलेंगे। अब आप देखिए, समूह से उपसमूह बन गया, प्रसामान्य उपसमूह बन गया, सह समुच्चय बन गया, क्रमचय समूह बन गया, और उसके बाद में क्षेत्र बन गया, वलय बन गया, उपवलय बन गया और उपक्षेत्र बन गया। समाकारिता आ गई। अब समाकारिता को जो हमने वहाँ पर जैसे दर्शाया था, उसी रूप में हम यहाँ पर उसको दर्शाएंगे। समाकारिता की जो मूल परिभाषा है उसको हमको याद करना पड़ेगा। समाकारिता जो है ये एक प्रतिचित्रण ही होता है, एक फलन ही होता है। और फलन क्या होता है? फलन सदैव दो समूह, अब यहाँ पर 2 वलय या 2 क्षेत्र, इन दोनों के अवयवों को जोड़ने का काम करेगा। अब समूह की जब बात थी तो समूह के लिए हमारे पास में एक संक्रिया काम करती थी। अब वलय की बात करेंगे तो वलय में जो बीजीय संरचना है उसमें 2 संक्रियाएं काम करेंगी। मूल परिभाषा में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम 2 वलय लेते हैं विद्यार्थियों, एक R और एक R1, और एक प्रतिचित्रण लेते हैं F। तो एक प्रतिचित्रण या फलन F
किसी वलय R से R1 पर वलय समाकारिता कहलाता है। यदि हम R के दो अवयव ले लें A B, तो पहली शर्त होगी f ऑफ A प्लस B बराबर f ऑफ A प्लस f ऑफ B। द्वितीय शर्त होगी f ऑफ AB बराबर होगा f ऑफ A f ऑफ B। तो देखिए, अवयवों के संयोजनों का प्रतिचित्रण या फिर प्रतिबिंबों का संयोजन, समाकारिता की वहाँ पर एक द्विधारी संक्रिया के लिए परिभाषा थी, अब यहाँ पर दो द्विधारी संक्रियाओं के लिए उसको परिभाषित किया गया है। ये जो f है, ये जो फलन है, इसकी अलग अलग प्रकार की प्रकृति होती है। ये जो f है कभी एक की हो जाता है, कभी आच्छादक हो जाता है, कभी एक की आच्छादक हो जाता है। तो जैसे हमने समाकारिता के अंदर समाकारिता के प्रकारों का अध्ययन किया था, वैसे ही इस वलय समाकारिता में भी यह अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। वहाँ पर भी कुछ प्रमेय बनी थी, यहाँ पर भी कुछ प्रमेय बनेंगी। उन प्रमेयों के बारे में हम आपसे अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। यदि f आपका दो वलयों के लिए एक की ओर आच्छादक हो जाता है, तो वो f पहली वलय से दूसरी वलय में तुल्यकारी कहलाता है और दोनों वलय आपस में तुल्यकारी कहलाती है। तुल्यकारी का जो चिन्ह है वो है अपने सर्वांग सम जैसा चिन्ह होता है। विद्यार्थियों, आज मैंने बहुत कुछ आपसे डिस्कस किया है, बहुत कुछ अध्ययन करवाया है। आप इस अध्ययन को थोड़ा पढ़ना और समझने की कोशिश करना। और एक ही बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप संवृत, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम जो सिद्धांत हैं, इनको दिमाग में स्पष्ट करो। ये स्पष्ट होते ही बाकी अमूर्त बीज गणित आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। आज हम यहीं पर अध्ययन समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए।